एक अच्छा दिल, एक नई जिंदगी। पर इस बार कमजोरी नहीं, रिबर्थ के बाद मीठा पति बदल चुका है। पार्ट 5 में सच और फाइल आमने सामने होंगे। क्या वो फिर चुप रहेगा या खुद के लिए लेगा? 25 और फिर ऋत्विक अपने दोनों हाथ स्नेहा के दोनों तरफ दीवार पर रख देता है और स्नेहा के माथे से अपना माथा लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस यूं ही थोड़ी देर खड़ा रहता है और फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हें किसी तरह की पाबंदियों में नहीं रखना चाहता हूँ, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं कोई पुरानी सोच वाला इंसान नहीं हूँ कि जो अपनी पत्नी के बाहर जाने और लोगों से मिलने से को ऐतराज करता है, पर मुझे ये बोल ऋत्विक चुप हो जाता है। भाई वो कैसे बताए कि बेशक उसके स्नेहा के दिल में रोहन को लेकर ऐसा कुछ नहीं, पर उस रोहन क्या वो तो प्यार करता है ना स्नेहा से। स्नेहा जब ये देखती है कि ऋत्विक चुप हो गया है तो वो एक बड़ी स्माइल के साथ कहती है, अब ये भी बता दीजिए कि आपको जलन क्यों हो रही है। ऋत्विक स्नेहा की बात सुन अपनी आंखें खोलता है और स्नेहा को देखता है। ऋत्विक स्नेहा की स्माइल देख समझ जाता है कि स्नेहा कोई नाराज वराज नहीं है, वो तो बस ऋत्विक से बात निकलवाना चाहती है, इसलिए उसने ये सब किया। इसलिए ऋत्विक स्नेहा की आंखों में देखकर बोलता है, वाइफी तुम ये सब एक नाटक कर रही थी ना। स्नेहा जो ऋत्विक को देख स्माइल करती है, वो ऋत्विक की बात सुन स्माइल करना बंद कर देती है और फिर बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। ऋत्विक थोड़ी नाराजगी से पीछे हटता है और फिर कमरे में चला जाता है और बैग पर जाकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। स्नेहा ऋत्विक के इस तरह जाने से हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है, ओह नो, लगता है मैंने ज्यादा कर दिया। मुझे इस तरह झूठी नाराजगी का नाटक नहीं करना चाहिए था। ये तो सच में नाराज हो गए। चल बेटा, स्नेहा अपने रूठे पति को बना। ये बोल स्नेहा कमरे की ओर चली जाती है तो वही कामिनी जी के कमरे में कामिनी जी बस रीना को चुप करवा रही होती है। वो क्या है ना, जब ऋत्विक रीना को सजा देता है तब रीना काफी गुस्से और इमोशनल होती है, इसलिए कामिनी जी रीना को अपने साथ अपने कमरे में ले आई थी और यहाँ आकर रीना अपनी माँ की गोद में सर रखे काफी रोती है। जब उसका रोने से मन भर जाता है तब रीना अपनी माँ को देखकर कहती है, माँ जब से स्नेहा इस घर में आए हैं तब से हमारे सारे प्लेन फ्लॉप हो रहे हैं, उस स्नेहा का कुछ करना होगा। कामिनी रीना का सर सहलाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, कल उस स्नेहा को रुला नहीं दिया ना तो मेरा नाम कामिनी नहीं। ये बोल कामिनी स्माइल करने लग जाती है। रीना अपनी माँ की स्माइल देखकर समझ जाती है कि जरूर उसकी माँ के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, इसलिए वो अपनी माँ के देखकर पूछती है, माँ अब कल क्या करने वाली है। कामिनी अपनी बेटी की बात सुन उसके माथे को चूमते हुए कहती है, बस तुम कल का इंतजार करो। उद्धरण चिन्ह। फिर रीना चुप हो जाती है, वो अपनी माँ से कुछ नहीं पूछती है। रीना आज अपनी माँ के पास ही सोने वाली है तो वही रीना के कमरे में कांता जी बड़ी सावधानी से रीना के कमरे में जाती है और फिर रीना की अलमारी को खोलकर कुछ ढूंढती है। जब उन्हें वो मिल जाती है तब तो सारा सामान ऐसे का ऐसे ही रख देती है जैसे पहले था और फिर अपने कमरे में चली जाती है तो वही दिग्विजय जी के कमरे में दिग्विजय जी राकेश जी से फोन पर बात कर होते हैं। दिग्विजय जी राकेश जी को सब बता देते हैं कि कैसे ऋत्विक ने खुशी के लिए स्टैंड लिया और कैसे आराम से अपनी बात रखी ताकि ना खुशी को किसी भी तरह का बुरा लगे और रीना को भी सजा दी जिससे उसको उसकी गलती का एहसास हो। राकेश जी ये सब सुनकर काफी खुश होते हैं कि ऋत्विक ने खुशी को प्रोटेक्ट किया, पर उन्हें थोड़ा गुस्सा रीना पर भी आ रहा होता है कि कैसे वो इतने पैसे ऐसे ही खर्च कर सकती है। इस बारे में वे आके रीना से बात करेंगे। दिग्विजय जी थोड़ी बहुत काम की बात करके फोन काट देते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। ऋत्विक और स्नेहा का बेडरूम। स्नेहा जब कमरे में आती है तब ऋत्विक को देखकर सोचती है, अरे ये तो इतनी जल्दी यहाँ आकर सो भी गए। फिर स्नेहा ऋत्विक की साइड लेट जाती है। ऋत्विक की पीठ स्नेहा की ओर होती है। स्नेहा एक नज़र ऋत्विक की पीठ को देखती है और फिर अपना एक हाथ बढ़ाकर अपनी एक उंगली से ऋत्विक को टैप करती है और कहती है, सो गए क्या। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक कुछ नहीं कहता, वो बस यूं ही बिना हिले ढूले लेता रहता है। जब स्नेहा ये देखती है कि ऋत्विक कुछ जवाब नहीं दे रहा है तब स्नेहा फिर अपनी उंगली ऋत्विक की पीठ पर चलाती है और ऋत्विक को देखकर कहती है, मुझे पता है कि आप सोए नहीं हैं, आप बस सोने का नाटक कर रहे हैं, सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा जब ये देखती है कि ऋत्विक अब भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा तब स्नेहा आगे बढ़कर ऋत्विक को पीछे से गले लगा लेती है और अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर ऋत्विक के सीने पर रख देती है
और कहती है मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी इस तरह का कोई मजाक नहीं करूंगी। 26 इसके बाद स्नेहा ऋत्विक से बिल्कुल चिपक जाती है और फिर कहती है आई एम सॉरी ना। ये बोल स्नेहा अपने गाल ऋत्विक की पीठ से रब करती है। ऋत्विक स्नेहा की इस हरकत पर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता है, पर फिर भी वो स्नेहा को इतने जल्दी थोड़े ना माफ करने वाला है। इसलिए ऋत्विक अपनी आंख खोल स्नेहा के हाथ पर अपना हाथ रखता है। स्नेहा जब ये महसूस कर स्माइल करने लग जाती है, पर ऋत्विक स्नेहा के हाथ को हटाकर खड़ा हो जाता है और बिना स्नेहा को देखे अलमारी से अपने रात के कपड़े लेता है और तौलिया लेकर बाथरूम में चला जाता है। जब स्नेहा ये देखती है तब उसे खुद पर काफी गुस्सा आता है। उसे क्या जरूरत थी ऋत्विक को इस तरह झेलने की। स्नेहा कुछ सोचती है कि वो अपने रूठे पिया को कैसे बनाया। इस स्नेहा को एक आइडिया आता है, इसलिए स्नेहा जल्दी से उठकर दूसरी अलमारी से अपनी एक सुंदर सी नाइटी निकालती है और रूम में ही जल्दी से चेंज करती है और खुद को मिरर में देखती है। स्नेहा की ये नाइटी रेड कलर की है, जो कि स्नेहा के थाई तक ही है और यह एक स्लीवलेस नाइटी है और इसका गला थोड़ा डीप है, जिससे इसमें स्नेहा की क्लीवेज थोड़ी बहुत दिखती है। स्नेहा अपने मन में सोचती है कि अब कैसे नाराज रहोगे। कार में मैं आपको देखकर समझ गई थी कि कहीं ना कहीं आपको रोहन पसंद नहीं आया। मैं तो बस जानना चाहती थी कि आपके दिल में मेरे लिए क्या है, इसलिए मैंने से झूठी नाराजगी का दिखावा किया, पर मुझे नहीं पता था कि ये मुझ पर ही उल्टा पड़ जाएगा। पर कोई नहीं, मैं भी अपने पति को बना के रहूंगी। ये सोच स्नेहा बेड के ऊपर पैर करके बैठ जाती है। स्नेहा अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखती है और अपनी कमर को पीछे बेड के सिरहाने से लगा लेती है और एक तकिए को अपनी गोद में रख लेती है। फिर स्नेहा ऋत्विक के बाहर आने का वेट करती है। ऋत्विक भी 10 मिनट में नहाकर बाहर आ जाता है और तौलिए को सोफे पर रखकर अलमारी में से अपनी एक फाइल निकालता है। जब वो अलमारी का गेट बंद करता है, तब ना चाहते हुए भी उसकी नज़र स्नेहा पर चली जाती है। अलमारी के गेट में एक मिरर होता है, जिससे ऋत्विक स्नेहा को देखता है। असल में रूम में जब एंटर करते हैं, तब सामने बेड होता है और रूम की एंट्री में लेफ्ट में अलमारी होती है और अलमारी के गेट पर ही एक बड़ा मिरर होता है। अलमारी के सामने ही बेड है और जैसे ऋत्विक ने अलमारी का गेट बंद किया, तब मिरर से स्नेहा को देखता है। स्नेहा की गोरी और चिकनी टांगे देखकर ऋत्विक का गला सूखने लगता है। ऋत्विक अपने मन में कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो मेरी प्यारी वाइफी। स्नेहा भी ऋत्विक को पीछे से घूरती है, क्योंकि ऋत्विक पर ब्लैक कलर का टी शर्ट और ब्लैक लॉकर काफी अच्छा लग रहा होता है और स्नेहा भी ये जान जाती है कि ऋत्विक भी उसे मिरर से घूर रहा है। और जब मिरर में से ही दोनों की आंखें मिलती है, तब ऋत्विक एक गहरी सांस लेता है और खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता है और फाइल को वापस अलमारी में रख देता है और फिर स्नेहा का बिना देखे ही सेक्रेटरी गेट की ओर जाने लगता है। स्नेहा जब से देखती है, तब वो जल्दी से उठकर ऋत्विक के पीछे जाती है और फिर ऋत्विक की पीठ पर चढ़ जाती है। स्नेहा किसी छोटे बच्चे की तरह ऋत्विक की पीठ पर चढ़ जाती है। ऋत्विक स्नेहा को ठीक से पकड़ता है ताकि वो गिरे नहीं और फिर स्नेहा अपने पैर ऋत्विक की कमर पर क्रॉस कर लेती है और अपनी थोड़ी ऋत्विक के कंधे पर रखती है और कहती है, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की जो आप मुझे इस तरह इग्नोर करेंगे। ऋत्विक कुछ नहीं कहता है, बस यूं ही स्नेहा को पकड़े ही खड़ा रहता है। स्नेहा जब ये देखती है कि ऋत्विक अब भी कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो ऋत्विक कान पर हल्के से बाइट करके कहती है और फिर ऋत्विक के कान के बिल्कुल पास जाकर कहती है, पर धीरे से, सॉरी ना, मैं कभी भी ऐसा मजाक नहीं करूंगी और इस बारे में बात भी नहीं करूंगी। जब ऋत्विक स्नेहा की ये बात सुनता है, तब वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपने दिल का हाल ऐसे ही थोड़ी ही नहीं बताएगा। ऋत्विक स्माइल करके करता है, अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा मैं तुम्हें इग्नोर, पर तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी ऐसा मजाक नहीं करोगी। स्नेहा खुश होकर कहती है, आई प्रॉमिस, मैं आगे से कभी ऐसा मजाक नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। फिर ऋत्विक स्नेहा को कहता है, अच्छा ठीक है, अब उत्तर भी जाओ। स्नेहा ऋत्विक की बात सुन ऋत्विक की पीठ से उत्तर जाती है, तो ऋत्विक स्नेहा का हाथ पकड़ अपने आगे कर लेता है और स्नेहा की गालों को पकड़ कर कहता है, वैसे यू लुकिंग वेरी हॉट वाइफी। ये सुनते ही स्नेहा शर्म से अपनी नज़र झुका लेती है। अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया मारे घेर जांजरा, तू जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे।
ये बोल ऋत्विक स्नेहा के होंठ पर अपने होंठ रख देता है। स्नेहा भी ऋत्विक का साथ देती है। राम रतन धन, लगान मगन मान, तन मोरा चंदन रे, उजली कोरी प्रीत पिया, सतरंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। फिर दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। किस करते हुए ही ऋत्विक स्नेहा को थोड़ा सा लिफ्ट करता है। रात बंजर सी है, काले खंजर सी है। स्नेहा अपने पैरों को ऋत्विक की कमर के चारों ओर क्रॉस कर लेती है। रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, तेरे सीने की लाव मेरे अंदर भी है, तू हवा दे इसे तो मेरा तन जले, जला दे रे संग जला दे रे, मोहे अंग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। ऋत्विक बिना किस ब्रेक किए ही स्नेहा को बेड की ओर ले जाता है और स्नेहा को यूं ही लेकर लेट जाता है। स्नेहा ऋत्विक के नीचे होती है। जब ऋत्विक को लगता है कि स्नेहा को सांस लेने में दिक्कत होती है। रास है रात में तेरी हर बात में, रास है रात में तेरी हर बात में, बोल मैं क्या करूं ऐसे हालात में, हूँ मैं तेरी मलंग तू ही मेरा नशा, चढ़ा दे रे भंग चढ़ा दे रे। तब जाकर ऋत्विक स्नेहा को छोड़ता है। तब स्नेहा गहरी सांस लेती है। ऋत्विक स्नेहा की थाई पर अपना हाथ फेरता है और फिर ऋत्विक स्नेहा के कदे पर किस करता है। चढ़ा दे रे भंग चढ़ा दे रे, प्रेम की भंग चढ़ा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे, जोग लगा दे रे, प्रेम का रोग लगा दे रे, मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। और अपने दांतों से स्नेहा की नाइटी को कंधे से नीचे करता है। इस नाइटी की बाजू बिल्कुल पतली होती है, बिल्कुल एक डोरी की तरह। राम रतन धन, लगन मगन मान, तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन। ऋत्विक फिर स्नेहा के कंधे पर किस करता है और स्नेहा भी ऋत्विक के बलों में अपना हाथ फेरने लगती है। ऋत्विक स्नेहा की नाइटी उतार कर फेंक देता है। लगन मगन मान, तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन, लगन मगन मान, तन मोरा चंदन रे, और अपने कपड़े भी उतार कर फेंक देता है और फिर खुद को और स्नेहा को ब्लैकेट से कवर कर लेता है। ऋत्विक स्नेहा के गाल पर किस करके नीचे बढ़ता है। ऋत्विक स्नेह के कंधे पर किस करते हुए कलबन पर किस करने लगता है। स्नेहा अपनी आंखें बंद कर लेती है। राम रतन धन, लगन मगन मान, तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन, लगन मगन मान। ऋत्विक स्नेहा के कॉलरबोन पर हल्के से बाइट करता है। फिर ऋत्विक थोड़ा नीचे बढ़कर स्नेहा को सीने को किस करता है। स्नेहा के सीने पर एक तिल होता है। ऋत्विक उस तिल को किस करता है और फिर थोड़ी जोर से बाइट करता है, जिससे स्नेहा के मुंह से आह निकल जाती है। स्नेहा अपनी आंखें खोल ऋत्विक को देखती है, जो उसे ही देख रहा होता है। राम रतन धन, लगन मगन मान, तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन, लगन मगन मान, तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन, लगन मगन मान, तन मोरा चंदन रे। ऋत्विक स्नेहा के चेहरे के करीब आकर कहता है, वाइफी आर यू रेडी। राम रतन धन, लगन मगन मान, तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन, लगन मगन मान, तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन, लगन मगन मान, तन मोरा चंदन रे। ऋत्विक ये बोल स्नेहा के होठों पर अपने होठ रख देता है और स्नेहा के दोनों हाथों को पकड़कर स्नेहा के सर के ऊपर कर देता है और फिर स्नेहा के अंदर एंटर करता है। राम रतन धन, लगन मगन मान, तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन, लगन मगन मान, तन मोरा चंदन रे, राम रतन धन, लगन मगन मान, तन मोरा चंदन रे। स्नेहा ऋत्विक की कमर के चारों अपने पैर क्रॉस कर लेती है। ऋत्विक करीब 3 घंटे बाद स्नेहा को छोड़ता है और फिर स्नेहा के बगल में लेट जाता है। स्नेहा गहरी सांस लेते हुए ऋत्विक को देखती है। ऋत्विक स्नेहा के बाल उसके कान के पीछे करता है और फिर स्नेहा को अपनी बाहों में लेता है और फिर स्नेहा वो माथे पर किस करके अपने मन कहता है, आई लव यू स्नेहा, पर मैं तुम्हें ऐसे ही अपने प्यार का इजहार नहीं करूंगा, तुम्हें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। स्नेहा भी ऋत्विक के सीने पर सर लेती है और ऋत्विक को हक करके सो जाती है। ऋत्विक स्नेहा के बालों में हाथ फेरता है और थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। 27 अगली सुबह, डे 3। ऋत्विक और स्नेहा का बेडरूम। ऋत्विक जब अपनी आंखें खोलता है तब स्नेहा को अपनी बाहों में देखकर खुश हो जाता है और आगे बढ़कर स्नेहा के माथे पर एक हल्की सी किस करता है और फिर उठकर स्नेहा को कपड़े पहनाता है और फिर स्नेहा को ठीक से लिटाकर ब्लैंकेट से कवर करता है और उठकर अपना लोवर पहनकर वॉशरूम में चला जाता है और फिर फ्रेश होकर जिम जाता है। 1 घंटे बाद जब ऋत्विक आता है तक स्नेहा उठ चुकी होती है और आंखें मसल कर बस यूं ही लेटी रहती है। ऋत्विक स्नेहा को देखकर स्माइल करता है और फिर बेड के पास जाकर कहता है, गुड मॉर्निंग माय स्लीपिंग ब्यूटी।
स्नेह ऋत्विक की आवाज सुनकर उठकर बैठ जाती है और अपनी नींद भरी आंखों से ऋत्विक को देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग आप। ये बोलते स्नेहा रुक जाती है, ऋत्विक को देखती है जो कि अभी अभी जिम में से पसीना बहा कर आया है। ऋत्विक ने अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना होता है। ऋत्विक के सिक्स पैक्स एब्स पर चलते पसीनों की बूंद ऋत्विक को और भी ज्यादा आकर्षित करती है, जिससे स्नेहा का गला सूखने लगता है। ऋत्विक स्नेहा के करीब जाकर उसके कान में एक सडक्टिव वॉइस से कहता है, क्या देख रही हो तुम? स्नेहा ऋत्विक की बात सुन अपने होश में आती है और ऋत्विक को धक्का देकर जल्दी से बाथरूम में जल्दी सी चली जाती है। ऋत्विक स्नेहा की ये हर बात देख खुद को मुस्कुराने से रोका नहीं पाता है और अपने कपड़े लेकर स्टडी रूम के बाथरूम में चला जाता है तैयार होने के लिए। स्नेहा जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाती है। आज स्नेहा ने एक ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना है। इस सूट में स्नेहा काफी अच्छी लग रही है। स्नेहा अपने बालों की एक लूज चोटी करती है और गले में लंबा मंगलसूत्र डालती है। मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, पैरों में पंजेब और ग्रीन ही जूतों डालती है। इस सूट का गला नॉर्मल है, जैसे बाकी अनारवाली सूटों की तरह है। इस सूट में स्नेहा का सीना थोड़ा दिखता है और इस गले में स्नेहा का वो तिल भी दिखता है जिसपे ऋत्विक ने उसे कल रात को बाइट किया था, और इसका निशान थोड़ा बहुत है अभी तक। पर स्नेहा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और नीचे जाकर पूजा करती है और फिर कांता जी के साथ सब के लिए नाश्ता बनाने में थोड़ी हेल्प करती है। थोड़ी देर में नाश्ता बन जाता है। सभी नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और नाश्ता करने लग जाते हैं। पर ऋत्विक के सिवाय तो वही खुशी तो बस स्नेहा के उस तिल को घुरे जा रही होती है। वो क्या है ना, जब स्नेहा किचन में नाश्ता बना रही थी तब खुशी पीछे से आकर उसे हक करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बेस्टी। स्नेहा खुद को छुड़ाती है और खुशी से कहती है, वेरी गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी नंदम जी। ये बोल स्नेहा हंसने लग जाती है। तो वही खुशी को स्नेहा के मुंह से खुद के लिए नंद सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो वो थोड़ी नाराजगी से कहती है, माना रिश्ते में हम नंद भाभी है, पर उससे पहले हम दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। ये बोल वो अपना मुंह फुलाकर अपना मुंह स्नेहा की ओर से फेर के खड़ी हो जाती है। स्नेहा खुशी को पीछे से गले लगाकर खुशी से कहती है, अच्छा ठीक है, नहीं कहूंगी, अब तो गुस्सा थूक दे। ये बोल स्नेहा खुशी को गुदगुदी करती है। खुशी भी गले लगाकर कहती है, चल अब ठीक है, मैं तेरी कुछ मदद करूं, उद्धरण चिन्ह। ये बोलते ही उसकी नज़र स्नेहा के उस तिल पर जाती है जहां पर अभी भी दांतों के निशान होते हैं। खुशी जब गौर से देखती है तब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उस तिल पर दांतों के निशान हैं। खुशी की बात सुनकर स्नेहा खुशी से कहती, तू चल बाहर बैठ, मैं अभी सब कुछ बाहर लेकर आई। खुशी भी बाहर आकर बैठ जाती है और स्नेहा जब सबको नाश्ता परोस रही होती है तब भी खुशी स्नेहा के गले को देखती है। खुशी अपने मन में कहती है, यार मैं पूछूं क्या इससे। फिर खुशी अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल देती है। स्नेहा भी बैठकर सबके साथ नाश्ता करती है। तो वही ऋत्विक के रूम में ऋत्विक नहाकर अपने रूम में आता है और फिर मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट करता है कि तभी उसका फोन बजता है। ऋत्विक फोन को उठाता है और कहता है, बोलो भोला। दूसरी तरफ से भोला कहता है, सर वी का पता चल गया है। ये सुनकर ऋत्विक काफी खुश होता है और भोला से कहता है, ठीक है, उस पर नजर रखो, उसके पास कोई नहीं जाएगा, तुम मुझे लोकेशन व्हाट्सएप करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। उधर से भोला कहता है, ठीक है सर। फिर ऋत्विक फोन कट कर देता है और फिर अपनी जेब में रखकर नीचे चला जाता है। तो वही भोला भी अपने घर में है। वो किचन में अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना रहा है। भोला गैस बंद करके अपनी बेटी के रूम में जाता है। भोला की बेटी 7 साल की है। जब भोला कमरे में पहुंचा तब उसकी बेटी बेड के किनारे पर लेटी हुई होती है। भोला जल्दी से आगे बढ़कर अपनी बेटी को ठीक से बेड पर लेटाता है और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, अब उठ भी जाओ माय प्रिंसेस। ये बोल भोला अपनी बेटी पलक के माथे को चूम लेता है। पलक भी अपने पापा की आवाज़ सुन थोड़ी कसमसाने लगती है। ये देख भोला अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है और कहता है, चलो अब उठ जाओ, तुम्हें स्कूल भी जाना है, क्या तुम आज लेट होना चाहती हो। ये बोल भोला पलक के माथे को एक छोटी किस करता है। पलक अपनी आंखें खोलकर अपने पापा को देखती है और बड़ी मासूमियत से कहती है, गुड मॉर्निंग डैडा। भोला स्माइल करके पलक के गाल पर एक छोटी सी किस करता है और फिर पलक को अपनी गोद में उठाकर उसे बाथरूम ले जाता है और फिर उसे तैयार कर उसे स्कूल भेजता है और फिर खुद वीक की लोकेशन पे चला जाता है।
आर्यन मेंशन। तो वही सभी का नाश्ता हो जाने के बाद सभी चले जाते हैं। तब ऋत्विक नीचे आता है। तब उसे स्नेहा डाइनिंग टेबल साफ करती दिखती है। इस वक्त स्नेहा की पीठ ऋत्विक की ओर होती है। तब ऋत्विक स्नेहा के पास जाकर स्नेहा के पीछे से पकड़ता है। स्नेहा इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए स्नेहा के हाथ से प्लेट उसके हाथ से छूट जाती है और उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकल जाती है। पर जब उसे ये महसूस होता है कि ये उसका पति है, तब स्नेहा शांत हो जाती है और फिर ऋत्विक के हाथ पर अपने हाथ रखती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। ऋत्विक स्नेहा की गर्दन पर किस करके कहता है, तो आने दो, मैं कौन सा किसी से डरता हूँ, और वैसे भी मैं अपनी पत्नी को ही पकड़े हुए हूँ। ये बोल ऋत्विक फिर से स्नेहा की गर्दन पर हल्के हल्के किस करता है, जिससे स्नेहा की थोड़ी गुदगुदी होती है। तो स्नेहा थोड़ा हंसकर कहती है, अच्छा बाबा छोड़ मुझे, मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूँ। स्नेहा की बात सुनकर ऋत्विक को बेमन से स्नेहा को छोड़ना पड़ता है। तो स्नेहा किचन में जाकर ऋत्विक के लिए नाश्ता गर्म करती है, पर वहां पर मैड पहले से ही ऋत्विक के लिए नाश्ता गर्म कर देती है। वो क्या है ना, वो भी स्नेहा की हेल्प कर रही थी डाइनिंग टेबल को साफ करने में। वो किचन में आ गई थी जब ऋत्विक आया, और उस मैड ने ऋत्विक और स्नेहा का ये क्यूट सा मोमेंट भी देख लिया था किचन के गेट से, इसलिए वो शर्मा के किचन में आ गई थी। जब स्नेहा उस मैड को देखती है, तब स्नेहा थोड़ा शर्मा जाती है। वो मैड ऋत्विक का नाश्ता स्नेहा को दे देती है। स्नेहा भी उसे एक स्माइल करती है, तो वो मैड भी खुश होती है अपने बॉस को खुश देखकर, क्योंकि उसने अक्सर अपने बॉस को सिर्फ और सिर्फ गुस्से में ही देखा था। पर आज उनके बॉस के चेहरे पर ये स्माइल देखकर उस मैड को अच्छा लगा। स्नेहा ऋत्विक का नाश्ता लेकर बाहर आती है। तब ऋत्विक डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने फ़ोन में बिजी होता है। तब स्नेहा नाश्ते की प्लेट को ऋत्विक के सामने रखकर थोड़े गुस्से में कहती है कि नाश्ता करते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। स्नेहा की बात सुनकर वो मैड जो किचन से बाहर आ रही होती है जूस लेकर, वो थोड़ी हैरानी से स्नेहा को देखती है कि वो कैसे ऋत्विक पर ऑर्डर चला रही है। तो वो मैड अपने मन में सोचती है कि अब तो उनकी इस नई मैडम को डांट पड़ के रहेगी। पर जब वो ऋत्विक का रिएक्शन देखती है, तब वो और ज़्यादा हैरान हो जाती है। ऋत्विक स्नेहा से कुछ नहीं कहता है, वो बस अपना फ़ोन साइड में रख देता है और स्माइल कहता है, और फिर स्नेहा का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाता है और कहता है, ठीक है अब इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो मैड ये देखकर वापस किचन में चली जाती है। तो स्नेहा अपने आसपास देखती है कि कहीं कोई उन्हें इस हालत में देख न ले। स्नेहा ऋत्विक के कंधों को पकड़कर कहती है, छोड़िए ना प्लीज, कोई आ जाएगा। ऋत्विक स्नेहा की कमर को और ज़्यादा टाइट पकड़कर कहता है, कोई नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो क्या, मैं अपनी बीवी को अपनी बाहों में लेकर बैठा हूँ। स्नेहा ऋत्विक की बात सुन उसकी आंखों में देखती है। तो ऋत्विक स्नेहा के गालों को अपने हाथों से पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब कर कहता है, रिलैक्स। ये बोल वो स्नेहा के होठों को अपने होठों से हल्के से टच करता है। स्नेहा भी रिलैक्स हो जाती है और खुद को ऋत्विक के गोद में ठीक से बिठाती है। तो ऋत्विक स्नेहा की आंखों में देखकर कहता है, तुमने नाश्ता किया? स्नेहा अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती है। तो ऋत्विक कहता है, ठीक है तो तुम अब मुझे भी अपने हाथों से नाश्ता करवाओ। स्नेहा ऋत्विक की बात सुन कुछ नहीं कहती है, बस चुपचाप ऋत्विक को अपने हाथ से नाश्ता करवाती है। स्नेहा ऋत्विक को नाश्ता करवाने के बाद ऋत्विक को गेट तक छोड़ने आती है। तब ऋत्विक पीछे मुड़कर स्नेहा के माथे पर एक हल्की सी किस्म करता है और स्नेहा के गालों को अपने दोनों हाथों में लेकर कहता है, मुझे गुड लक विश करो, आज मेरा एक बहुत जरूरी काम है, बस दुआ करो कि आज मेरा ये काम पूरा हो जाए। स्नेहा ऋत्विक की बात सुनकर स्माइल करती है और कहती है, क्या आपको अपनी काबिलियत पर शक है? ऋत्विक स्नेहा की बात सुनकर स्माइल करता है और उसके दोनों गालों को थोड़ा जोर से खींचता है और कहता है, नहीं मुझे मेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं, पर क्या करूँ, हूँ तो मैं इंसान जिसे दुआ की जरूरत है। स्नेहा ऋत्विक के द्वारा गाल खींचने पर थोड़ी इरिटेट हो जाती है, इसलिए वो अपने गाल ऋत्विक के चुगल से छुड़ाते हुए कहती है, आप ये मेरे गाल मत खींचा करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और रही बात गुड लक की तो मेरा गुड लक हमेशा से आपके साथ ही रहेगा। ये बोल स्नेहा अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख देती है और अपने गालों को सहलाती है। 28 बोल स्नेहा अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख देती है और अपने गालों को सहलाती है। ऋत्विक स्नेहा की ये हरकत देखकर स्माइल करता है और फिर स्नेहा के दोनों हाथों को नीचे कर स्नेहा के दोनों गालों को अपने हाथों में पकड़ता है और फिर स्नेहा के मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख देता है
और फिर स्नेहा के होठों को बड़ी पैशनेटली चूमता है। स्नेहा ऋत्विक के इस एक्शन से चौंक जाती है। फिर वो भी अपनी आंखें बंद करके ऋत्विक का पूरा साथ देती है। जब ऋत्विक को ये लगता है कि स्नेहा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब ऋत्विक स्नेहा को छोड़ता है। फिर स्नेहा ऋत्विक के सीने से लगकर लंबी लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करती है और ऋत्विक स्नेहा की पीठ को सहलाता है और साथ ही स्नेहा के बालों को हल्की हल्की किस करता है और कहता है, मैं अब जाओ। तब स्नेहा अपने हाथ ऋत्विक की कमर के चारों ओर बांध देती है और कहती है, ठीक है, पर शाम को जल्दी आ जाना, क्योंकि शाम को पूजा है और उसमें हम दोनों को बैठकर ही पूजा करनी है। ऋत्विक स्नेहा की बात सुनकर कुछ नहीं कहता, बस हम में जवाब देता है। फिर ऋत्विक स्नेहा से अलग होकर अपनी कार में बैठ जाता है। स्नेहा भी ऋत्विक के जाने के बाद अंदर आ जाती है तो वही गार्डन से खुशी में ऋत्विक और स्नेहा को देख लिया था और वो ये देखकर काफी खुश होती है कि उसकी बेस्टी को वो प्यार मिल रहा है अपने पति से जो ये डिजर्व करती है। रीना का रूम, तो वही रीना भी नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी में कुछ ढूंढती है, पर तब उसे वो चीज़ वहाँ नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तब वो सारे कपड़े निकालकर बेड पर फेंक देती है, पर तब भी उसे वो नहीं मिलती है जिसे वो ढूंढ रही होती है। तब रीना खुद से कहती है, मेरे सारे कार्ड कहाँ गए? अब मैं कैसे इन 6 महीनों में अपने खर्च पूरे कर पाऊंगी? और मैं मम्मी से भी नहीं ले सकती इतने पैसे। मेरे ये कार्ड जा कहाँ सकते हैं? इन कार्ड के बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है। फिर ये कार्ड जा कहाँ सकते हैं? ये बोल रीना फिर से कार्ड को अपनी अलमारी के हर हिस्से में देखती है, पर उसे उसके कार्ड कहीं नहीं मिलते हैं। तब वो अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ जाती है। हॉल में तो स्नेहा अंदर आकर शाम की पूजा की तैयारी में कुछ मदद करती है काता जी के साथ मिलकर। खुशी भी अंदर आकर उनकी मदद करती है। वैसे आज खुशी काफ़ी खुश थी, पर क्यों? क्योंकि स्नेहा खुश थी या फिर कोई और भी खुश है, पता नहीं, पर खुशी आज काफ़ी खुश है और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही होती है और इसे देखकर कांता जी भी काफ़ी खुश होती है। वैसे जो भी कहो, भाई बहन को रिश्ता होता ही ऐसा है, जितना भी लड़ लो या झगड़ लो पर आखिर में एक हो ही जाते हैं। वैसे शादी का गलोती स्नेहा के चेहरे पर भी दिख रहा होता है और ये गलो और खुशी किसी से झुकती नहीं है, कामिनी से भी नहीं। इसलिए वो अपने मन कहती है, अगर आज शाम को तुम्हें पागल साबित नहीं किया तो मेरा नाम कामिनी नहीं। ये बोल वो स्माइल करने लग जाती हैं। इसके बाद वे सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ऋत्विक की कार में तो वही ऋत्विक अपनी कार में बैठा बस थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। कुछ देर बाद ऋत्विक की कार एक बिल्डिंग के नीचे आकर रुकती है। ऋत्विक एक गहरी सांस लेकर अपनी कार से बाहर आकर रुकता है। ऋत्विक जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और एक फ्लैट के गेट के आगे रुकता है। तब भोला आगे आकर ऋत्विक के हाथ में एक डुप्लीकेट की देता है। ऋत्विक की लेकर गेट खोलता है और जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही वो अपने गार्ड को अंदर आने से रोक देता है। तब ऋत्विक अंदर जाकर गेट को अंदर से बंद कर देता है। वो एक 2 बेडरूम वाला फ्लैट है, किचन, हॉल, वॉशरूम है। ऋत्विक जब अंदर जाता है तब हर एक चीज को बड़े गौर से देखता है। हर एक चीज अपनी जगह पर रखी थी, फ्लैट में पूरे तरीके से साफ होता है। ऋत्विक अंदर जाता तब एक रूम का गेट थोड़ा खुला हुआ होता है। तब ऋत्विक अंदर चला जाता है, तब उसे उस कमरे से दारू की बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। तब ऋत्विक अपनी नाक पर हाथ रखकर कहता है, ये साला कब से इतनी पीने लग गया? लगता है पूरी की पूरी दुकान खोल रखी है अंदर। ये बोल ऋत्विक अंदर जाता है। तब गेट खोलते ही उसका पैर एक खाली बोतल से टकरा जाता है। ये देख ऋत्विक एक गहरी सांस लेता है और रूम के अंदर चला जाता है। तब रूम में काफी अंधेरा होता है। ऋत्विक लाइट के बटन को ढूंढता है और लाइट ऑन करता है। तब उसे सोफे पर एक आदमी लेटा दिखाई देता है, जो मानो लाइट ऑन होने से थोड़ा इरिटेट नजर आ रहा है। मेज पर भी काफी बोतल रखी थी, जो अब खाली हो चुकी है। ऋत्विक आगे बढ़कर खिड़की के सारे पर्दे हटा देता है। तब सूरज की किरणें सीधे सोफे पर जाती है। तब वो शक्य जोर से चिल्लाता है, अबे यार, क्या कोई मुझे चैन से सोने भी नहीं देगा? ये बोल वो एक तकिया उठाकर अपनी आंखों पर रख लेता है। तो वही ऋत्विक पर्दे हटाकर अब सोफे के सामने बेड पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ बेड पर रख लेता है और बस वी को देखता है और सोचता है। फ्लैश बैक 1 साल पहले रीना की बर्थडे पार्टी में। रीना ने ये पार्टी किसी होटल में की थी। वो रात वो आने में लेट हो गई थी
और ना ही वो कोई ड्राइवर लाई थी, इसलिए उसने ऋत्विक को बुलाया। ऋत्विक उस टाइम काम में बिजी था और वो रीना को ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने विवेक को वहां भेजा, ये कहकर कि जब तक मैं ना आऊं तब तक रीना का ख्याल रखना। जब ऋत्विक ने रीना से बात की थी, तब रीना की बात करने के तरीके से पता चल गया था कि वो नशे में है और वो रीना को विवेक के साथ इस हालत में घर नहीं जाने दे सकता। इसलिए ऋत्विक ने विवेक को वही उसका इंतजार करने को बोला था। और विवेक जब वहां गया तब रीना अकेली ही बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी। विवेक को देखते उसने नशे में होने का नाटक किया। विवेक को उसे संभालना काफी मुश्किल हो गया था, पर जैसे तैसे विवेक ने रीना को संभाला जब तक ऋत्विक नहीं आ जाता। रीना ने ऋत्विक को आते देख लिया था पर विवेक का ध्यान नहीं गया ऋत्विक पर जब ऋत्विक आया तक पता नहीं कैसे रीना विवेक के ऊपर चढ़ गई। दूर से देखने पर ऐसा लगा कि विवेक रीना के साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती कर रहा हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। ऋत्विक को भी ऐसा लगा कि विवेक उसकी बहन का नशे में होने का फायदा उठा रहा है, जिससे ऋत्विक को बहुत गुस्सा आया। इसके बाद ऋत्विक ने विवेक को बहुत मारा भी था। पूरी ये बात किसी के साथ शेयर भी नहीं की और न ही रीना से कुछ कहा अगले दिन, क्योंकि ऋत्विक के अकॉर्डिंग वो नशे में थी और उसे रात का कुछ याद नहीं था। उस रात ऋत्विक ने विवेक की एक बात भी नहीं सुनी थी और उसे बहुत मारा भी था। वो ये बात किसी को पता नहीं लगने देना चाहता था। वैसे विवेक ऋत्विक के घर में काम करने वाले एक नौकर का बेटा है। विवेक के पेरेंट्स ऋत्विक के घर नौकर थे। विवेक की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी और उसके पापा अपनी बीवी के जाने के बाद बीमार रहने लग गए थे, पर फिर भी अपना पेट पालने के लिए वे ऋत्विक के यहाँ काम करते थे, पर वे बीमारी के कारण जल्दी ही मर गए थे। तब दिग्विजय जी ने ही उसके विवेक रहने और पढ़ाई का खर्चा उठाया। उस रात ऋत्विक विवेक को मारते मारते ये बोला था कि तूने दिखा दी अपनी औकात, तू है एक नौकर का बेटा और तूने अपने मालिक की बेटी पर बुरी नज़र कैसे डाली। विवेक चाहता तो उस दिन ऋत्विक को रोक सकता था और उसने शुरू में रोका भी, पर ऋत्विक की बात सुनने के बाद विवेक ने कुछ नहीं कहा और ऐसे ही पीटता रहा। तब वहां के गार्ड ने आके ऋत्विक को रोका और भोला ने भी, और जब ऋत्विक रीना को लेकर चला गया तब भोला ने ही विवेक को हॉस्पिटल पहुंचाया था। फ्लैशबैक एंड ऋत्विक यही सब सोच रहा होता है कि अगर भोला उसे नहीं रोकता तब वो विवेक को मार देता और अगर भोला नहीं होता तो विवेक को कौन हॉस्पिटल पहुंचाता, तो पता नहीं विवेक का क्या होता। ये सब सोच के ऋत्विक के फेस पर एक दर्द भरी स्माइल आ जाती है। ऋत्विक एक नज़र विवेक को देखता है, जो अभी भी धूप से थोड़ा इरिटेट लग रहा होता है और बार बार धूप से बचने के लिए अपने मुंह पर तकिया रख रहा है। ऋत्विक को अपने पिछले जन्म का याद आता है, जब उसका शरीर पूरी तरीके से लकवे से ग्रस्त हो गया था। तब रीना ने उसे बताया था कि वो उस रात नशे में नहीं थी और ये भी बताया कि विवेक खुशी को पसंद करता था, पर वो एक नौकर का बेटा था इसलिए उसने कभी अपनी फीलिंग्स किसी को पता नहीं चलने दी। वो खुशी के काबिल बनना चाहता था और इसलिए उसने इतनी मेहनत की ताकि वो एक डॉक्टर बन सके और गरीबों का फ्री में इलाज कर सके। इसलिए वो एक डॉक्टर बनना चाहता था और जब उस रात ये सब हुआ तब वो अपनी प्रैक्टिस स्टेज में था, मतलब कि स्टडी कंप्लीट हो गई थी और अब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और जो बहुत जल्द पूरी होने वाली थी। वैसे रीना और कामिनी नहीं चाहते थे कि विवेका डॉक्टर बने। अगर वो डॉक्टर बन गया तो वो कभी भी ऋत्विक को ड्रग्स नहीं दे पाएंगे और दे दिए तो विवेक उसके सिम्टम्स से पता लगा लेगा कि ऋत्विक को कुछ हुआ है, तब उन दोनों का सारा प्लान फ्लॉप हो जाता। इसलिए रीना और कामिनी बस एक मौके की तलाश में थे और वो मौका उस रात को मिला। इसके बाद विवेक कभी नहीं दिखा और उसने अपनी प्रैक्टिस भी बीच में छोड़ दी थी उस रात के बाद और वो ऐसे ही नशे में रहने लगा। और जबकि एक दिन ऐसे ही नशे में वो रोड क्रॉस कर रहा था, तब एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो उसी दिन ही भर गया था। ये सब याद करते ही ऋत्विक की आंखें नम हो जाती है। 29 ऋत्विक की आंखें नम हो जाती है और वो अपने आप को कंट्रोल कर सामने सोफे पर देखता है। अब विवेवा की नींद पूरी तरीके से खुल चुकी होती है और वो सोफे पर बैठकर अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और वो अपने सर को पकड़ कर बैठ जाता है। पर थोड़ी देर में उसे कमरे में किसी और की प्रेजेंस फील होती है, तो वो अपना सर उठाकर सामने देखता है और ऋत्विक को देखकर विवेक थोड़ा नाराज हो जाता है। तो वो अपनी नजरें फेर कर कहता है, क्या बात है मिस्टर एरियन, मुझ जैसे छोटे आदमी से क्या काम पड़ गया जो वो खुद यहाँ आए मुझसे मिलने। ऋत्विक को विवेक की कड़वी बात सुनकर उसे काफी बुरा लगता है, पर वो विवेक पर गुस्सा नहीं होता है और प्यार से कहता है,
तू फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए नींबू पानी बनाता हूँ। तेरा है गोवा उतारने के लिए। ये बोल वो कमरे से बाहर चला जाता है। तो वही विवेक ऋत्विक की बात सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और ऐसे ही सोफे पर बैठा रहता है। ऋत्विक भी किचन में जाकर जल्दी से नींबू पानी बनाता है और वापस कमरे में आता है। पर विवेक तो जरा सा भी नहीं हिला, वो वही सोफे पर बैठा रहा और उसने एक और बोतल खोलती थी और अपने मुंह लगा पीने लगता है। ये देख ऋत्विक को काफी गुस्सा आता है और फिर वो जल्दी से कमरे में जाता है और नींबू पानी के गिलास को मेज पर रखकर विवेक के हाथ से बोतल को छीनकर नीचे फर्श पर फेंक देता है और गुस्से से विवेक की शर्ट की कॉलर को पकड़ता है और गुस्से से कहता है, तू ये क्या कर रहा है? तेरी रात की तो उतरी नहीं है और तू अब फिर से शुरू हो गया। विवेक को ऋत्विक की इस हरकत पर काफी गुस्सा आता है, तो वो गुस्से से उसके हाथ को पकड़ता है और गुस्से से ऋत्विक को देखकर कहता है, तू कोई नहीं होता मुझे यू ऑर्डर देने वाला। मैं कुछ भी करूँ तुझे इससे क्या, तू अपने काम से मतलब रख। ये बोल विवेक बड़े गुस्से से ऋत्विक के हाथ से अपना कॉलर छुड़ाता है, पर ऋत्विक अपनी पकड़ और मजबूत कर देता है। अब तो विवेक को भी काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो गुस्से में एक पंच ऋत्विक के मुंह पर मार देता है। ऋत्विक ने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि विवेक उस पर यूं अचानक हाथ उठा देगा, इसलिए ऋत्विक उसका कॉलर छोड़ देता है और थोड़ा पीछे हो जाता है। ऋत्विक को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो भी एक पंच विवेक को मार देता है, पर फिर उसे ध्यान आता है कि उसे विवेक को प्यार से बनाना है, ना कि गुस्से से। इसलिए पंच मारने के बाद ऋत्विक जैसे ही विवेक की ओर देखता है, वैसे ही विवेक खड़ा होकर उसके मुंह पर फिर पंच मार देता है। पर अब की बार ऋत्विक कुछ नहीं कहता, तो वही विवेक अब खड़ा होकर ऋत्विक के फेस पर मारता है। ऋत्विक अब भी कुछ नहीं कहता। वे दोनों लड़ते लड़ते बेड पर आ जाते हैं। ऋत्विक लेटा हुआ होता है और उसके ऊपर विवेक बैठा हुआ है, जो बस उसके मुंह पर मार रहा है। जब ऋत्विक को अपने मुंह पर ज्यादा दर्द और कुछ गीला लगता है, तब वो विवेक के दोनों हाथों को पकड़ता है और विवेक को थोड़े गुस्से से घूरता है। विवेक भी अब अपने होश में आ गया था। तब उसे एहसास हुआ उसने कैसे ऋत्विक पर वार किया। उसे लगा ऋत्विक अब उसे वापस मारेगा, इसलिए विवेक थोड़ा अलर्ट होकर ऋत्विक को घूरता है। विवेक का भी गुस्सा अब काफी हद तक शांत हो जाता है। उसने अपनी पूरी 1 साल की भड़ास जो निकाल ली ऋत्विक को यूं मार के। ऋत्विक विवेक की आंखों में देखकर कहता है, अगर अब भी तेरा मन नहीं भरा मुझे मार के तो तू मार सकता है, पर मेरे मुंह पर नहीं। विवेक ऋत्विक की बात सुनकर हैरान हो जाता है। मतलब उसे लगा कि ऋत्विक उसे अब अपने बॉडीगार्ड से पिटवाएगा, पर नहीं, वो तो उसे इनवाइट कर रहा है और मारने के लिए और अपना गुस्सा शांत करने के लिए। तब विवेक ऋत्विक को बड़े गौर से देखता है। ऋत्विक की आंख के थोड़े नीचे थोड़ी सी चोट लग गई है और उसके होंठों पर भी थोड़ा सा कट लग गया है, जहां से थोड़ा सा खून भी निकल रहा है। विवेक अपनी सांसों को काबू करने के लिए लंबी लंबी सांस लेता है और ऋत्विक को देखकर कहता है, तुझे कब से अपने मुंह की इतनी फिक्र पड़ गई कि तू अपने मुंह पर मार नहीं खा सकता है? ऋत्विक विवेक के हाथों को ऐसे ही पकड़े हुए ही और थोड़ा इतरा के बोलता है, हाँ तो अब मेरे पे मरने वाली जो आ गई है। विवेक ऋत्विक को देखकर हैरानी से पूछता है, तू किसकी बात कर रहा है? तब ऋत्विक बड़े गर्व से कहता है, माय वाइफ। विवेक अब और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तूने शादी कर ली? और कब और किससे? ऋत्विक थोड़े इरिटेट होकर कहता है, तू सब कुछ ऐसे ही पूछ लेगा या फिर मेरे ऊपर से हटेगा? विवेक को ध्यान आता है कि वो ऋत्विक के ऊपर बैठा है। तब विवेक पीछे हट जाता है और अपने हाथ छुटाकर बेड के ऊपर पर से उठकर बाहर की ओर जाता है। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा? तब ऋत्विक पीछे से उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे पता है जो मैंने किया वो माफी के काबिल नहीं है। मैं तुझे फोर्स भी नहीं करूँगा कि तू मुझे माफ करे, पर यार तू एक बार मेरी बात तो सुन ले। यार मुझे अपनी गलती का एहसास है, तू जो कहेगा मैं वो करूँगा तेरी माफी के लिए, पर यार तू मुझे एक चांस तो दे। मैं फिर कभी भी तेरे पे ऐसे शक नहीं करूँगा। मुझे पता है उस रात तेरी कोई गलती नहीं थी और तू तो उस रात जाना भी नहीं चाहता था, पर मेरे फोर्स करने पर तू गया। तू तो वहाँ बस रीना का ध्यान रख रहा था, पर मैंने तुझ पर ही शक किया। यार मुझे माफ कर दे, बस एक चांस दे। तू ही वजह, तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। विवेक तो बस अपनी आंखें बंद करे ये सब सुन रहा था। वो थोड़ा हैरान भी था
ऋत्विक के मुंह से माफी सुनकर पर कहीं ना कहीं वो खुश भी होता है। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। आजा करे फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं। और उसे अच्छा भी लगा कि ऋत्विक को अपनी गलती का एहसास है और इसलिए उसने उससे माफी मांगी। वो भी ऋत्विक से मिलकर सब कुछ क्लियर करना चाहता था, पर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते पहल नहीं की। मीठी सी वो गाली, तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, हम तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी तो वो क्यों झुके, तो बस उसने कोई पहल नहीं की। वो बस ऋत्विक के मुंह से एक सॉरी सुनना चाहता था। सजना दे रंग रंगैया वे, सगना दिया सहनाया वे, ढोल बजानगे यार नचानगे, लख लख दो बधाइयां वे। जो कि आज उसने सुन ली। तो फिर क्या था, सॉरी सुनते ही विवेका का दिल पिघल गया। विवेक अपनी आंख खोल के पीछे मुड़कर ऋत्विक को देखता है, जो उसे ही नम और आस भरी आंखों से विवेक को ही देख रहा होता है। खुशियां चनचड़ा मैं फिरा, हंजू तो बचड़ा मैं फिरा। विवेक ऋत्विक को कुछ नहीं कहता है, बस यूं ही देखता रहता है। ओ जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने, किसी नए के आ जाने से। जाता हूं मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से। ऋत्विक उसके हाथ को और कस के पकड़ते हुए कहता है, मेरा थकीन कर दोस्त, मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैं ये अच्छे से जानता हूं कि मैंने तुम पर शक कर करे अपनी दोस्ती पर शक किया है और मुझे तेरी माफ़ी इतनी जल्दी मिले मैं इस काबिल नहीं। पर यार मैं एक चांस तो डिजर्व करता हूँ, बस एक चांस दे दे अपने इस पागल दोस्त को। मैं प्रॉमिस करता हूँ आइदा से तुझे कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों। हकम नहीं तू ये कहे कि यार अब हम ना रहे। ये बोलकर ऋत्विक विवेक को देखता है तो वही विवेक ऋत्विक की बात सुनकर अपनी आंख फिर से बंद कर लेता है। तब एक आंसू का कतरा विवेक की आंख से बह जाता है। एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूं मैं। क्योंकि विवेक ऋत्विक की बात सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है। उसके पापा के जाने के बाद उसका अपना कोई नहीं था। तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं। तब ऋत्विक ने उससे दोस्ती की, तब उसके पास अपना कहने के लिए ऋत्विक के अलावा कोई नहीं था। तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं। पर उस रात के बाद विवेक फिर से अकेला हो गया था। उसके पास अपना कहने के लिए अब कोई नहीं था, इसलिए उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दी थी। पर फिर भी उसका दर्द कम नहीं हुआ और उसने जैसे तैसे करके जीना सीख लिया था इस एक साल में। और अब फिर से दोबारा से हट नहीं होना चाहता है। इसलिए वो एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलता है और ऋत्विक को देखकर कहता है, तेरा क्या भरोसा, आज तू माफी मांग रहा है, आज तेरे को तेरी गलती का एहसास है। पर कल क्या, अगर फिर यही सिचुएशन आई तब भी तू मेरे पे। तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं। ऋत्विक विवेक की बात को बीच में ही काट देता है और कहता है, बिल्कुल नहीं यार, मुझे मेरा सबक मिल गया है। मैं गलत था जो तेरे पे शक किया, पर दोस्त यकीन मान, तुझसे दोस्ती तोड़ के मैं भी कौन सा खुश रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं, पर मैं सच में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ये बोल ऋत्विक खड़ा हो जाता है और विवेक को देखता है और आगे कहता है, मैं नहीं जानता कि तू मुझे माफ करेगा या नहीं, पर इतना जानता हूँ कि जैसे आज तेरा पीछा करते हुए यहाँ आया हूँ, वैसे ही तब तक आऊंगा जब तक तू मुझे माफ नहीं कर देता। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। विवेक ऋत्विक की बात सुनकर अब काफी इमोशनल हो जाता है। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। और वो ऋत्विक को गले लगा कर कहता है, साले तू नहीं सुधरेगा, माफी भी ऐसे मांग रहा है जैसे कोई ऑर्डर दे रहा हो। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ऋत्विक भी अब विवेक को अपने गले से लगा लेता है। वो ना जाने कब से विवेक को ऐसे गले लगाना चाहता था जब वो पिछले जन्म में बेड पर था। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। तब से उसके दिल में एक ही गीला रह गया था कि वो अपने दोस्त का आखिरी बार देख नहीं पाया था और ना ही उससे माफी मांग पाया था और ना ही खुशी का घर बसा पाया था। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। क्योंकि खुशी ने उस हादसे के बाद खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था और जब वो संभली तब वो ऋत्विक की देख रेख में लग गई। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं,
तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। पर अब नहीं, वो अपनी बहन और दोस्त को एक करके रहेगा, और इसके लिए जरूरी था कि उसे विवेक की माफी मिले। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ऋत्विक अपनी सोच से बाहर आता है और कहता है, तुझे जो समझना है समझ, पर मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। मैं तेरा हर जगह पीछा करूंगा जब तक तू मुझे माफ ना कर दे। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ये बोल ऋत्विक विवेक से थोड़ा अलग होता है और विवेक को देखता है। विवेक नीचे झुककर बेड साइड ड्रॉअर से फर्स्ट एड किट निकालता है और ऋत्विक को इशारे से बेड पर बैठने की कहता है। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ऋत्विक भी बेड पर बैठ जाता है। तब विवेश ऋत्विक की साइड बैठकर ऋत्विक की चोट पर क्रीम लगाते हुए कहता है, तेरी शादी हो गई कब और किससे? ऋत्विक एक स्माइल के साथ कहता है, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी से। विवेक ऋत्विक की बात सुनकर हैरानी से ऋत्विक को देखता है और कहता है, तू तो उससे नफरत करता है ना? तो तू कैसे? विवेक को अच्छे से याद है कि ऋत्विक स्नेहा से प्यार करता था, पर जब ऋत्विक ने ऑस्ट्रेलिया में स्नेहा को किसी लड़के के साथ बात करते सुना और उनकी बात सुनकर ऋत्विक स्नेहा से नफरत करने लग गया था। तो अब ये शादी कैसे और क्या कहा इसने जिससे ये प्यार करता है? मतलब ये अभी भी उससे प्यार करता है या फिर किसी और से करने लग गया? विवेक को अपनी सोच में गुम देख ऋत्विक विवेक को उसकी सोच से बाहर लाता है। विवेक ऋत्विक को देखता है। तब ऋत्विक विवेक को सब कुछ बताता है कि जो उसने का उस दिन देखा और सुना वो सिर्फ एक नाटक की रिहर्सल कर रहे थे, और राजवीर दादू को हार्ट अटैक आने की वजह से उन्होंने स्नेहा की शादी करवाने की सोची। तब दिग्विजय दादू ने उन्हें वादा किया और स्नेहा की शादी मुझसे करवा दी। ऋत्विक ने सिर्फ उतना ही बताया जितना विवेक के लिए जानना जरूरी है। वैसे भी अगर वो उसे ये बताएगा कि ये उसका पुनर्जन्म है तो विवेक उसे पागल समझेगा और विवेक उसकी बात का यकीन भी नहीं करेगा। इसलिए वो विवेक को अपने पुनर्जन्म के बारे में कुछ नहीं बताता है। विवेक ऋत्विक की बात को गौर से सुनता है। उसने अब ऋत्विक को दवाई लगा दी थी और फिर अपनी आंखें छोटी करके ऋत्विक को देखता है और कहता है, और तुझे कैसे और कब पता चला कि स्नेहा उस दिन कोई रिहर्सल कर रही थी? ऋत्विक विवेक की बात सुनकर बड़ी सफाई से झूठ बोल देता है और कहता है, वो जब मुझे पता चला कि मेरी शादी स्नेहा से हो रही है तब मैं उसके बारे में जानकारी निकलवाई ताकि मैं दादू को कोई वैलिड रीजन दे सकूं शादी को रोकने के लिए। पर तभी मुझे उस दिन का पता चला तो तभी विवेक ऋत्विक की बात को बीच में काटते हुए एक टे स्माइल करके कहता है, तो तेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई और इस हाथ आए मौके को कैसे गवा सकता है? इसलिए तूने स्नेहा से शादी कर ली। ऋत्विक विवेक की बात सुन खुशी से अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर विवेक को घूर के देखता है और कहता है, तूने ही क्या स्नेहा स्नेहा लगा रखा है उसे भाभी बोल। विवेक ऋत्विक की बात सुनकर कहता है, साले जल कुकड़ा कहीं का। ये बोल विवेक ऋत्विक के गले में अपना एक हाथ डाल देता है। तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ऋत्विक भी विवेक की बात सुनकर स्माइल करता है और हल्के हाथ से विवेक के पेट में एक मक्का मारता है। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे को साइड हग देते हैं। जिस पर भरोसा था वही अगला दर्द बनने वाला है। पार्ट 6 में एक सच सब कुछ बदल देगा। 31वीं